आज हम ज्योतिष पर मिली कुछ जानकारी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ज्योतिष की कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक कसौटी पर परखते हैं। और इसके जो आम दावे हैं उनकी भी जांच करते हैं। बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि इतनी लोकप्रियता के बावजूद ज्योतिष वैज्ञानिक वैधता पर खरा क्यों नहीं उतरता। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। जी, इन स्रोतों का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि ज्योतिष के तौर तरीकों और वैज्ञानिक प्रक्रिया की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनमें एक बड़ा अंतर है। अच्छा, किस तरह का अंतर? खासकर जब हम देखते हैं कि ज्ञान या जानकारी हासिल करने के दोनों के रास्ते कितने अलग हैं। ठीक है, तो स्रोत सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके के मुख्य सिद्धांतों को सामने रखते हैं, जैसे ध्यान से अवलोकन करना। हाँ, अवलोकन, फिर परिकल्पना बनाना, ऐसी जिसे जांचा जा सके, गलत साबित किया जा सके। राइट। फिर नियंत्रित प्रयोग करना, तथ्यों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करना। और फिर आता है पेयर रिव्यू, यानी बाकी विशेषज्ञ भी उसे जांचें। ये एक काफी कठोर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इसके मुकाबले ज्योतिष में क्या कमियां हैं? हाँ, तो इसके ठीक उलट स्रोत ज्योतिष की पद्धति में कई कमियां बताते हैं। पहली बात, नियंत्रित अवलोकन का न होना। मतलब ज्योतिष अक्सर किस्से कहानियों या ऐसे अवलोकनों पर निर्भर करता है जिन्हें ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता, तो उनमें व्यक्तिगत झुकाव या पूर्वाग्रह आने की गुंजाइश रहती है। अच्छा, और वो गैर मिथ्या दावे वाली बात कि कुछ दावे ऐसे हैं जिन्हें गलत साबित ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे स्रोत कहते हैं, कोई ज्योतिषी दावा है, मान लीजिए वृश्चिक राशि वाले तीव्र होते हैं। अब ये तीव्र का क्या मतलब है, ये इतना अस्पष्ट है। हाँ, कि इसे वैज्ञानिक तौर पर गलत साबित करना लगभग नामुमकिन है। सही कहा। तो क्या होता है, वो वैज्ञानिक जांच के दायरे से ही बाहर हो जाते हैं। और प्रयोगों की कमी? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ज्योतिष में नियंत्रित प्रयोग नहीं होते जिनसे ये पता चले कि किसी एक चीज का दूसरी पर क्या निश्चित असर होता है। पर ज्योतिषी तो कहते हैं हजारों साल का अवलोकन है उनके पास। हाँ, लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि हजारों साल का अनियंत्रित अवलोकन वो नियंत्रित प्रयोग का विकल्प नहीं हो सकता। और फिर सहकर्मी समीक्षा या प्रतिकृति भी नहीं होती। मतलब जो एक ज्योतिषी कहता है उसे कोई दूसरा स्वतंत्र रूप से जांचता नहीं है। आमतौर पर नहीं, विज्ञान में तो ये जरूरी हिस्सा है। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं कि जब ज्योतिष को वैज्ञानिक तरीके से परखा गया, हाँ, जैसे कुंडली की भविष्यवाणियों की सटीकता को जांचा गया या राशि और व्यक्तित्व के बीच संबंध देखा गया, तो नतीजे क्या रहे? नेगेटिव। मतलब अक्सर परिणाम सिर्फ संयोग से बेहतर नहीं थे, लक बाय चांस वाली बात। तो यहीं पर स्रोत एक बड़ा अंतर दिखाते हैं। विज्ञान जो है वो लगातार जांच और नई खोजों से विकसित होता है, बदलता है, अपनी समझ को बेहतर बनाता है। जबकि ज्योतिष वो काफी हद तक स्थिर है, सदियों पुरानी मान्यताओं पर ही टिका हुआ है, उसमें वैसा विकास नहीं दिखता। तो कार्यप्रणाली का यही बुनियादी फर्क इसकी वैज्ञानिक वैधता पर सवाल खड़े करता है ना? बिल्कुल। अब आते हैं उन आम ज्योतिषीय दावों पर जिनकी स्रोत पड़ताल करते हैं। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कई जाने माने ज्योतिषीय विचारों को लेते हैं और बताते हैं कि उनके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जैसे पहला, सूर्य राशि और व्यक्तित्व का संबंध। स्रोत साफ कहते हैं कि अनगिनत स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन राशि और व्यक्तित्व के गुणों के बीच कोई भरोसेमंद पुख्ता संबंध नहीं मिला है। अरे, ये तो बहुत कॉमन धारणा है, लेकिन वैज्ञानिक आधार नहीं है इसका। और बुध वक्री, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, इसका तो आजकल बहुत जिक्र होता है। संचार में गड़बड़ी, तकनीक का फेल होना। हाँ, ये आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन स्रोत इसे एक तरह का दृष्टि भ्रम बताते हैं। दृष्टि भ्रम कैसे? मतलब पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि बुध ग्रह पीछे जा रहा है, पर असल में वो अपनी कक्षा में आगे ही बढ़ रहा होता है। और सबसे जरूरी बात क्या? स्टडीज में इन तथाकथित वक्री अवधियों के दौरान संचार या तकनीकी समस्याओं में कोई सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। कोई पैटर्न नहीं मिला। कमाल है। सिर्फ एक दृष्टि भ्रम, और उसे लेकर कितनी बातें होती हैं। अच्छा, और राशियों की आपसी संगतता, कंपैटिबिलिटी के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि रिश्तों का विज्ञान इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अनुकूलता सिर्फ ज्योतिषीय संकेतों पर निर्भर नहीं करती, उसके पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारक होते हैं। तो ये कहना कि मेष और सिंह की खूब पटेगी है बस। हाँ, ये बहुत सरलीकरण है। इसी तरह ज्योतिषीय घर और जीवन के क्षेत्र वाले दावे भी बहुत सामान्य होते हैं और अनुभवजन्य साक्ष्य यानी एम्पिरिकल एविडेंस पर आधारित नहीं है।
ये कोल्ड रीडिंग जैसा लगता है ना? मतलब अस्पष्ट बातें कहना जो किसी पर भी लागू हो जाए। बिल्कुल सही। स्रोत बाउनम प्रभाव का जिक्र करते हैं। ये वही मनोवैज्ञानिक असर है जहां लोग अस्पष्ट सामान्य बातों को भी अपने लिए एकदम सटीक मान लेते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये समझा सकता है कि क्यों ज्योतिष कई लोगों को इतना सही लगता है। एग्जैक्टली। और हाँ, स्रोत चंद्रमा के चरणों और मानव व्यवहार के बीच भी कोई मजबूत संबंध नहीं पाते। जैसे वो कहते हैं पूर्णिमा पर लोग अजीब व्यवहार करते हैं या अस्पतालों में भीड़ बढ़ जाती है। हाँ, इस पर काफी स्टडी हुई है, लेकिन चंद्रमा के चरणों और अस्पतालों में भर्ती होने की दर, अपराध या ऐसी किसी भी चीज के बीच कोई खास लगातार पैटर्न नहीं मिला है। और जन्म कुंडली को जीवन का खाका मानना, वो भी समस्याग्रस्त है, जैसा स्रोत बताते हैं। खासकर तब जब कई ज्योतिषी नए खोजे गए खगोलीय पिंडों जैसे एरिस या सेडना इनको अपनी गणनाओं में शामिल ही नहीं करते। लेकिन अगर ग्रहों का प्रभाव होता है तो इन नए पिंडों का भी होना चाहिए। बिल्कुल, सैद्धांतिक रूप से तो उन्हें भी प्रभाव डालना चाहिए और कुंडली को बदल देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं दिखता। और ज्योतिषीय उपायों का क्या, जैसे रत्न पहनना या खास पूजा पाठ करना? स्रोत इनके वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हैं। इनका कोई सिद्ध प्रभाव नहीं है और चिंता ये भी है कि ये कभी-कभी भावनात्मक या आर्थिक शोषण का जरिया भी बन सकते हैं। ये गंभीर बात है। तो संक्षेप में कहें तो इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि ज्योतिषीय दावे चाहे कितने ही लुभावने क्यों न लगें, वैज्ञानिक पड़ताल की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। लेकिन फिर भी ये इतना लोकप्रिय क्यों है, ये सोचने वाली बात है। हाँ, यहाँ आकर्षक बात यही है